ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, बोलिए। इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। यहाँ पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी जले हुए नोट मिल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज रणनीति में बात उस मुद्दे की जो चर्चा का विषय बनी हुई है और सवालों में है जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी और आग बुझाने गई दमकल टीम को भारी मात्रा में कथित तौर पर कैश मिले हैं। इस कथित कैश कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो रिपोर्ट भेजी उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से अधजले नोट बरामद होने की बात कही गई है। अधजले नोट का ये बंडल देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है। आग में जलकर राख हुए नोटों के बंडल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक फ्रेम को देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में इन नोटों की बरामदगी हुई है। जहां 14 मार्च की रात आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड की टीम मोबाइल से वीडियो बना रही है। हर तरफ जले हुए नोट बिखरे पड़े हैं। जज के कथित कैश कांड की एक एक तस्वीर का पोस्टमार्टम करेंगे। आज 14 मार्च की रात की घटना की संपूर्ण पड़ताल होगी। इस मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग्स में साफ दिख रहा है कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग बुझाने के बाद बड़ी मात्रा में अधजले नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। इतने नोट देखकर आग बुझाने जज साहब के घर पहुंचे दमकल कर्मी भी भौचक के रह गए। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। अब आपको कथित कैश कांड के दस्तावेज दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले से जुड़े दस्तावेज अपलोड किए हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच हुए पत्राचार के अलावा जस्टिस वर्मा की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया जवाब शामिल है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी तस्वीर में 500 रुपए के नोटों की गड्डी जली हुई नजर आ रही है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि करीब 4 से 5 बोरियां जली हुई मिली थीं। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था। इस रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव ने पुलिस को आग लगने की खबर दी। आग लगने पर अलग से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया। पुलिस कमिश्नर की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अधजले कैश की तस्वीरें भेजी गईं। पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को यह भी बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया। इस बीच जस्टिस वर्मा पर भी जांच तेज हो गई है। जस्टिस वर्मा के 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है तो वही जस्टिस वर्मा के स्टाफ का कॉल रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। जस्टिस वर्मा से कहा गया है कि ना तो वो अपना फोन नष्ट करेंगे, ना ही अपने फोन से कोई भी चैट डिलीट करेंगे। कथित कैश कांड पर जस्टिस वर्मा फंसते नजर आ रहे हैं। If the incident is of 14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March, why is it that the transfer was ordered? Who called the police? Whether the money was found in the house or was it found in the servant quarters? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th
Why is it that the chief was not informed? कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें आरोपों को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब भी शामिल है। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा है, आरोप पूरी तरह निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा कि खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। जस्टिस वर्मा है, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी है और कोई भी पैसा उनकी तरफ से स्टोर रूम में नहीं रखा गया। कोई अपने स्टोर रूम के अंदर पैसा क्यों रखेगा? और जो स्टोर रूम था वो खुला रहता था, उसमें हर किसी का एक्सेस, सर्वेंट हो या जो दूसरे एम्प्लॉइज से उनका एक्सेस रहता था। जस्टिस वर्मा भले ही इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर के अंदर कथित जले नोटों की फोटो और वीडियो अब सबके सामने है। वहीं घर के बाहर भी जले हुए नोटों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर से एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए। इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। सुबह जो एनडीएमसी की जो टीम थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी कई जो ये जले हुए नोट हैं वो यहाँ से बरामद किए हैं। ये एक और जो टुकड़ा आपको ये जला हुआ नज़र आएगा, ये 500 के नोट के जले हुए टुकड़े हैं। 10 दिन के आसपास बीत चुके हैं, अभी भी जो ये इस तरीके से जो जले हुए नोट हैं वो उनके घर के आसपास से बरामद हो रहे हैं। पतझड़ के मौसम में पीले पत्तों के साथ साथ हरे हरे नोट भी जस्टिस वर्मा के घर के बाहर उड़ रहे हैं। जस्टिस वर्मा अब इस पूरे मामले में चौतरफा घिरते जा रहे हैं। उनका बचना आसान नहीं दिख रहा। जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, लेकिन इस मामले में सामने आई वीडियो और तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में जांच टीम का गठन कर दिया है। अब जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे कैश कांड की सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। स्टोर रूम में जले हुए नोट, घर के बाहर पड़े जले नोट, ये कथित कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा के घर के अंदर और बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट को भेजी रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। जले हुए कैश की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप तक में वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के पन्नों को पलटेंगे। जस्टिस वर्मा से सीजीआई के सवालों की लिस्ट भी है। घर के परिसर में मिले इतने कैश को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जितनी भी रकम मिली है उसका स्रोत क्या है? 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था? आज जो कदम चीफ जस्टिस ने लिया सर्वोच्च न्यायालय के, वो पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाता है, क्योंकि सारा जो एविडेंस है वो पब्लिक के सामने पेश किया गया है। इस केस में आंसर ढूंढना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक कथित कैश कांड केस में जस्टिस वर्मा की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है।
जांच कमेटी में कौन कौन है, ये आपको बताते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागो, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। जांच से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ध्यान रहे कि किसी हाईकोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण जांच कमेटी का गठन होता है। अब जस्टिस वर्मा के मामले में जांच कमेटी बन गई है और अगर जांच कमेटी को जज के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो इसकी रिपोर्ट संसद भेजी जाएगी। उसके बाद संसद में जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि अगर उससे पहले ही जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो संसद में जज को हटाने का प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार भी इस मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो फिर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम के वीडियो फुटेज जारी कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। 21 मार्च को सामने आई ये रिपोर्ट फायर डिपार्टमेंट की है। इस रिपोर्ट में कहीं भी किसी कैश की बात नहीं लिखी गई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि घरेलू सामान और स्टेशनरी का नुकसान नहीं हुआ था। इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर फायर डिपार्टमेंट ने तब इस पूरे मामले पर क्यों कुछ नहीं कहा था? खैर, ये मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसके लिए तैयार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर न हो, जांच पूरी होने तक न्यायिक कार्य से अलग रखा जाए। आरोपी लोगों को न्याय देने को बिठाया तो गलत संदेश जाएगा। तबादले से न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता, विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने बात की। बार एसोसिएशन ने जो फैसला लिया था अब भी उसी पे कायम है। जो मीटिंग बुलाई गई है वो 24 की दोपहर 1 बजे मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के भी पर हम कायम हैं और उस फैसले में रद्दोबदल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, इसकी बहुत विस्तृत जांच की जाए, लेकिन वो इन हाउस जांच नहीं, बाय सीबीआई और ईडी इसकी जांच हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस मामले में आर पार के मूड में नजर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके लिए वो सियासी पार्टियों और सांसदों से सिफारिश भी करेगी और इसके लिए कल बैठक भी बुलाई गई है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सियासी पार्टियों की मदद लेने की तैयारी में है। वैसे भी इस मामले के सामने आने के बाद देश की सियासत भी गरमाई हुई है। हर पार्टी के नेता इस मुद्दे को न्यायपालिका के लिए काला अध्याय बता रहे हैं। कि इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। सीजीआई ने स्वयं वो वीडियो जारी किया है जले हुए नोटों का, तो सफाई तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को ही देनी पड़ेगी कि आपके घर में रुपए कोई और रख के गया क्या। इसकी गहनता से भी जांच होनी चाहिए। और हम तो सुप्रीम कोर्ट की का और मुख्य न्यायाधीश का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने सीधे सीधे उस वीडियो को जारी किया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती, इतनी पाबंदियां हैं। किसी पॉलिटिकल लीडर के घर पे इतने पैसे पाए जाते तो बवाल मच जाता। मैं चाहता हूं कि जुडिशरी के लिए भी कुछ मापदंड तय होने चाहिए और वो दे आर ऑलवेज क्लीन, ये कंसेप्ट भी बंद होना चाहिए। इन सब के बीच उद्धव की शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान भी आया है, जो इस मामले में मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिली है और कैश को आग लगी है, कैश जल गई है, तो बहुत सी बातें सामने आ रही है ना। लेकिन ये किसके कार्यकाल में हो रहा है? न खाऊंगा न खाने दूंगा,
कहने वाले नरेंद्र मोदी जी के समय में इस प्रकार से हमारी जुडिशियरी में एक जज के घर में इस प्रकार से 15-15, 20-20 करोड़ मिल रहा है। वैसे ये मुद्दा संसद में भी उठ चुका है, जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अगर कोई आम आदमी होता तो कार्रवाई होती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले भी न्यायपालिका पर सवाल उठाते रहे हैं। खैर, सीजीआई ने इस मामले में जांच टीम का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आगे का एक्शन होगा। तो न्यायपालिका की साख दांव पर है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनको लेकर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 अगस्त 1992 इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने अपनी वकालत शुरू की। साल 2006 इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट के तौर पर नियुक्त हुए। साल 2012-13 की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी वकील के तौर पर उन्हें रखा गया। 13 अक्टूबर 2014 की बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें एडिशनल जज बनाया गया। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज वो नियुक्त किए गए। फिर 11 अक्टूबर 2021 दिल्ली हाईकोर्ट में वो जज बन गए और अब इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले का सच क्या है। औरंगजेब पर सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ विवाद अब राणा सांगा तक पहुंच चुका है। जहां एक और लगातार इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी हो रही है, वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी एक विवादित बयान दे दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने मराठाओं के कई राजाओं को मारा था, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। वहीं राणा सांगा को लेकर भी उन्होंने दावा किया है। भारत में राणा सांगा बाबर को लेकर आए और राणा सांगा ने कई राजपूत राजाओं को मारा था। राणा सांगा जो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोधी वंश को ख़त्म करने के लिए बाबर को राणा सांगा ही लाए थे। मराठों का प्रतीक मानते हैं शिवाजी महाराज को। हालांकि शिवाजी महाराज ने कई मराठे रजवाड़ों को मारकर, उनका कत्ल करके, उनकी सल्तनतों को छीन के जब अपना वर्चस्व बढ़ाया है। दूसरे ये है कि शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं जो आज उसको इतना बड़ा बताया जा रहा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी त्या तैमूरचं कौतुक करतात। तैमूर कहाँ है विचारतात, तैमूर कैसा है विचारतात। तैमूर तुम्हाला चालतो आहे। इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए, उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सांगा पर सियासी संग्राम। फिल्म छावा से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब से होते हुए सलार गाजी के बाद सियासी लड़ाई अब राणा सांगा तक आ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर गदर मच गया है। अखिलेश यादव अपने सांसद के साथ खड़े हैं तो बीजेपी समेत हिंदू संगठन विरोध में उतर गए हैं। माफी की मांग की जा रही है। इन सब के बीच, सियासी गदर के बीच, संघ की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तैमूर की एंट्री करा दी। यानी इस देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इतिहास के नायकों और खलनायकों को लेकर हो रही है और ताजा विवाद के साथ ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है उस पर कड़ी दर कड़ी ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए।
बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। क्या राणा सांगा गद्दार थे? क्या इतिहास राणा सांगा को गद्दार मानता है? आखिर क्यों औरंगजेब पर हो रही सियासी लड़ाई के बीच राणा सांगा का नाम लाया गया? इन सवालों के जवाब समझने से पहले उस बयान को सुनिए जिसकी वजह से दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी गदर मचा हुआ है। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। रामजी लाल सुमन यूपी में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया है। 21 मार्च को राज्यसभा में जब बोल रहे थे उसी दौरान राणा सांगा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो और बाबर की तो आलोचना करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद जो लड़ाई औरंगजेब से होते हुए सलार गाजी आई थी वो राणा सांगा तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने रामजी लाल सुमन के बयान की निंदा की है। कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। बीजेपी के मंत्री और नेता ने रामजी लाल सुमन के बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान बताया। सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी बढ़ी तो अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े और अपने सांसद का बचाव किया। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इतिहास में जो लिखा है रामजी लाल सुमन ने वही पढ़ा। रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। योगी ने कानपुर में कहा, सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले आदर्श नहीं हो सकते। महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अखिलेश के बयान के बाद राणा सांगा पर विवाद और बढ़ गया। बात माफी मांगने तक पहुंच गई। राणा सांगा किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। रामजी लाल सुमन जी ने जो बोला वो अखिलेश यादव जी ने बैठ के बुलवाया है, और किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव जी जो कर लें, महान ना था, ना है, ना रहेगा। आक्रांता था, आक्रांता रहेगा, आक्रांता ही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर औरंगजेब को लेकर सियासी जंग शुरू हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि नागपुर में हिंसा भड़क गई, मामला धार्मिक हो गया था। अब एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने
औरंगजेब के मुद्दे को मोड़ दिया है। मामला राष्ट्रभक्त बनाम गद्दार कौन के साथ साथ जातीय रंग ले चुका है। इन सब के बीच वीएचपी और संघ ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि उन्हें किसकी सोच पसंद है और कौन देश के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर संग्राम, यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी पर गदर और दिल्ली से राजस्थान तक अब राणा सांगा पर संग्राम। 14 फरवरी से अब तक इन्हीं 3 मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासी चर्चाएं हो रही हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। जरूर ऐसे लोग भारत के नहीं मुगलों के संतान हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का सवाल है तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। बीजेपी जहां हमलावर है तो वहीं संघ भी इन मुद्दों पर मंथन कर रहा है। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज आखिरी दिन था। इस बैठक में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही थी। इस बीच औरंगजेब राणा सांगा विवाद पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत विरोधी आदर्श नहीं हो सकते। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। दत्तात्रेय होसबोले ने गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों पर भी निशाना साधा और पूछा वो लोग दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने राणा सांगा को गद्दार कहने पर आपत्ति जताई और सांगा को देशभक्त और संस्कृति का रक्षक बताया। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया इस राष्ट्र की समृद्धि और हिंदुत्व की और भारत के विकास के लिए और भारत को इन मुगलों से मुक्ति के लिए, और उनको गद्दार करे। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। विनोद बंसल ने रामजी लाल सुमन के बयान को राणा सांगा का अपमान बताया और अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा तो इस पार्टी का अंतिम समय आ गया और ऐसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है, अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और वीएचपी ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। संजय राउत ने औरंगजेब विवाद के बीच तैमूर के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की आणि प्रधानमंत्री मोदी त्या तैमूरचं कौतुक करतात। हा, तैमूर कहाँ है विचारतात, तैमूर कैसा है विचारतात। त्याला चिंता वाटली, अरे तैमूरला का आणलं, मग तैमूर तुम्हाला चालतो आहे, ये जो हिंदुत्ववादी आहेत त्यांना तैमूर चालतो आहे। विवाद बढ़ने पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने सफाई दी है, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी ही नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। का सवाल है, ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। बाबर को राणा सांगा लाया था। वो देशभक्त थे, देश के महान राजाओं में से एक हुए राणा सांगा, और उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी किसी राजनेता को शोभा नहीं देती है, उनको शायद ज्ञान नहीं है।
मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। राणा सांगा पर जारी सियासी संग्राम में राजस्थान का राजपूत समाज भी उतर आया। रामजी लाल के बयान को क्षत्रिय स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया गया। मारवाड़ राजपूत सभा ने कड़ी कार्रवाई की मांग तक की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राणा सांगा ने सचमुच गद्दारी की थी या सच कुछ और है। राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक कान कटने के बाद भी वो लगातार युद्धों में लड़ते रहे। महाराणा सांगा वो शूरवीर थे जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं से 16वीं सदी तक लोहा लिया और मीर कासिम से लेकर बागबर तक जो युद्ध लड़े थे और 1570 ईस्वी के अंदर खेतोलाई के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को हराने वाले बाबर को क्यों बुलाते। राजस्थान के राजपूत उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए संसद में रामजी लाल सुमन के बयान से वो नाराज हैं। ये तोड़ मरोड़ के इतिहास जो पेश किया गया मध्यकालीन के दौरान वामपंथियों द्वारा जो इस्लामिक आक्रांताएं थे उनका महिमा मंडित करने के लिए इतिहास लिखा गया। उस आधार पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व अनगल बयान देते हैं। इनको राजस्थान के इतिहास का कोई अनुभव नहीं है, न जानकारी है, उनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। मारवाड़ राजपूत सभा ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता को इतिहास की जानकारी नहीं है। इससे घटिया कोई सोच और मानसिकता हो नहीं सकती। देश में विभाजनकारी राजनीति की तरफ बढ़ने वाले ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको इतिहास का कोई नॉलेज नहीं है। और बड़ी चिंता का विषय ये है कि उनको तत्काल राज्यसभा से निलंबित क्यों ना कर दिया गया, ये स्टेटमेंट देते हैं। मारवाड़ राजपूत सभा ने बाबर को बुलाने के दावे को भी खारिज किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं का अपमान किया है। क्योंकि 5000 किलोमीटर दूर समरकंद से आने वाले बाबर क्या उनके निमंत्रण पे आया था? वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के हिसाब से आया था। और मार्च 1527 खानवा में महाराणा सांगा के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी सेनाओं ने जिस तरह से युद्ध लड़ा और उस युद्ध के अंदर 50,000 सैनिक काल कलवित हुए, उन सब सैनिकों की जिन्होंने राष्ट्रधर्म, राष्ट्रभक्ति और स्वराज के लिए एक विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेते हुए लड़ाई की, उन सब की शहादत को और उनकी शहीदी को ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया। ये स्टेटमेंट देते हुए मुझे बड़ा इसका दुख है इस बात का। राजस्थान की राजपूत सभा बाबर को बुलाने के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन इतिहासकारों का क्या कहना है, सुनिए। रीमा आहूजा की किताब है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसमें लिखा है कि राणा सांगा ने जरूर मदद की थी बाबर की इब्राहिम लोदी को डिफीट करने में। राणा सांगा की हेल्प बाबर ने मांगी थी, ऐसा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहती है। ऑन दी अदर हैंड बाबरनामा ये कहती है कि बाबर की हेल्प करने के लिए राणा सांगा खुद राजी हुए थे। सवाल है, अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था तो मकसद क्या था? सतीश चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया में कहते हैं कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि राणा सांगा को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया जाएगा, को हरा दिया जाएगा, तो उसके बाद जब बाबर वापस चले जाएंगे तो ये सारी की सारी जो टेरिटरीज हैं, जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, वो राणा सांगा कैप्चर करे। तो ये राणा सांगा का ये इंटरेस्ट था। राणा सांगा किसी तरह इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे, इसलिए बाबर और उनके बीच समझौता हुआ। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि असल में दौलत खान ने बाबर को बुलाया था। दौलत खान ने बुलवाया था बाबर को इस युद्ध में, बैटल ऑफ पानीपत में, क्योंकि वो पंजाब के गवर्नर थे इब्राहिम लोदी के अंडर, लेकिन वो उन्होंने इब्राहिम लोदी से बगावत की थी और वो उनको हराना चाहते थे, तो उन्होंने बाबर की हेल्प ली। बाबर इंडिया उज्बेकिस्तान से इंडिया इस चीज के लिए नहीं आए थे। बाबर उज्बेकिस्तान से इंडिया इसलिए आए थे
क्योंकि उनके वो उसका कोई एक और रीजन है, उनके भाइयों से उनके मतभेद थे, उनको वहां से निकलना पड़ा। बट वो इस युद्ध का हिस्सा तब बने, उन्होंने इब्राहिम लोदी को तब डिफीट किया जब दौलत खां इस युद्ध का हिस्सा बने, राणा सांगा इस युद्ध का हिस्सा बने। इब्राहिम लोदी को हराने में राणा सांगा ने जान झोंक दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे क्षेत्र पर उनका ही राज हो। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद बाबर वापस नहीं गया। इसीलिए उनकी दुश्मनी भी हुई बाद में, क्योंकि बाबर तो बाद में नहीं गए, बाबर तो यहाँ जम गए। उन्होंने वर्चस्व जमा लिया इन सारी नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज पे। लोदी को हराने के बाद, बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद 1526 में जो हुआ, तो फिर बैटल ऑफ खानवा हुआ था, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर आमने सामने थे। बाबर की बड़ी सेना को राणा सांगा ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन युद्ध में बाबर जीत गया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार में मदद मिली। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को बुलाना या उससे दोस्ती करना गद्दारी नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी भारतीय नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।